नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके वाली पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स की जानकारी लेकर आए हैं जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स की जानकारी देंगे जो 17 से 23 जून 2024 तक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देगा जो देश विदेश और खेल जगत तथा अन्य घटनाओं पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 17 जून 2024 से 23 जून 2024 तक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरुआत करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष से। भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। जो भर्तृहरि हैं उनको लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। भाई प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई स्पीकर से हमारा मतलब ये नहीं है कि जो म्यूजिक सिस्टम में लगने वाला स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर का मतलब अध्यक्ष है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है और इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। कैसे चुना जाता है स्पीकर? लोकसभा का अध्यक्ष चयन प्रक्रिया लोकसभा सदस्यों की प्रारंभिक बैठक के दौरान होती है। अध्यक्ष के चयन से पहले सांसद जो सबसे वरिष्ठ होता है को अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो ये प्रोटेम स्पीकर है ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। इस अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है जो लोकसभा के चयन के बाद ये होता है। यानी जब नई लोकसभा बनती है तो उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है जो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। प्रोटेम स्पीकर नए सदन के प्रारंभिक सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और नए सांसदों को शपथ भी दिलाते हैं। जो नए सांसद बने हैं उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। भी जो प्रोटेम स्पीकर है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को भी शुरू करता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है या उपाध्यक्ष चुना जाता है तो लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन सब के द्वारा वोटिंग करवाई जाती है और उस वोटिंग की बहुमत के आधार पर यानी जो सांसदों ने जो वोटिंग की, लोकसभा में उपस्थित जो सांसद हैं उन सब ने जो वोटिंग की, किसी नाम के पक्ष में वोटिंग की, उस वोटिंग के बहुमत के आधार पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब हम आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ शेयर करेंगे। जो कुछ विशेष जानकारियाँ हैं जो अब तक लोकसभा अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। यानी जो जीवी मावलंकर थे वो स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। जनता पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी थोड़े समय के लिए पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। भाई नीलम संजीव रेड्डी से पहले जितने भी लोकसभा अध्यक्ष बने वो सारे कांग्रेस से होते थे, लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही रहे थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर बलराम जाखड़, कांग्रेस आई के बलराम जाखड़ 2 लोकसभाओं में लगभग 1 दशक तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। 1 दशक यानी कि 10 साल तक, 10 वर्ष तक। फिर जो कांग्रेस आई के बलराम जाखड़ थे वो 10 साल तक यानी 2 लोकसभाओं में लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ये उनका एक रिकॉर्ड भी है। अब तक कोई भी लोकसभा अध्यक्ष 2 लोकसभा में नहीं रहा है। हर 5 साल के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और बदल दिया जाता है। लेकिन जो बलराम जाखड़ थे वो 2 लोकसभा में अध्यक्ष रहे। इनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है।
भाई ये सबसे लंबा कार्यकाल है, 10 साल तक जो उन्होंने कार्यकाल किया। फिर वाजपेयी सरकार के समय जीएमसी बाल योगी पहले दलित अध्यक्ष बने थे। भाई जो जीएमसी बाल योगी हैं, जीएमसी बाल योगी ये पहले दलित अध्यक्ष थे। जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनमें जीएमसी बाल योगी दलित अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष पहली बार बने। अब बात करते हैं 21 जून की, जो महत्वपूर्ण है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। अब बात करते हैं दूसरे दिवस की। 21 जून 2024 को ही विश्व संगीत दिवस 2024 भी मनाया गया। 21 जून को 2 दिवस हो गए, पहला योग दिवस और दूसरा विश्व संगीत दिवस। दोनों ही दिवस एक ही दिन को मनाए गए। अब बात करते हैं 20 जून की। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 20 जून को ही मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का थीम है एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है। ये इस दिवस का थीम है। अब बात करते हैं भारत सरकार की, जिन्होंने के बहुत अच्छा प्रयास किया है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया। अब बात करते हैं ब्रिक गेम्स की। रूस में ब्रिक गेम्स 2024 का आयोजन हो रहा है। ये अभी हो रहा है रूस में, जो ब्रिक गेम्स है इनका आयोजन हो रहा है। अब दिवस की बात करते हैं तो हम जून में कुछ और दिवस है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कब क्या हुआ था। भाई 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया, यानी तेलंगाना जो राज्य है वो 2 जून को बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। फिर 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये भी मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया गया। जो बुजुर्गों से दुर्व्यवहार करते हैं इसके खिलाफ एक दिवस मनाते हैं जिसे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कहते हैं, और ये 15 जून को मनाया गया। फिर 15 जून को ही वर्ल्ड वाइन डे वैश्विक पवन दिवस, और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षेपण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया गया, और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। तो ये हमारे जून में होने वाले कुछ प्रमुख दिवस थे जिनकी जानकारी हमने आपको अभी दी है। आइए अब बात करते हैं खेल जगत से। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, ये क्रिकेटर हैं। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया। अब इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भी क्या कैसे पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक उन्होंने प्रसिद्ध लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर लिखी। सिद्धार्थ मोंगा जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। यह पुस्तक पाठकों को अश्विन के पेशेवर क्रिकेटर बनने से पहले के जीवन और समय की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने का वादा करती है। जो रविचंद्रन अश्विन हैं वो क्रिकेट में आने से पहले उनके जीवन पर एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने का वादा करती है, उनके जीवन के बारे में बताने का वादा करती है।
अब बात करते हैं आर आश्विन के पूरे नाम की। भाई हम आर आश्विन बोलते हैं, पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। आर आश्विन का पूरा नाम रविचंद्रन आश्विन है। रविचंद्रन आश्विन, आर से रवि, रविचंद्रन आश्विन। वे भारतीय क्रिकेट के ऑफ स्पिनर हैं। ऑफ स्पिनर जो ऑफ ब्रेक बॉलर होते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री भी है। भाई वे क्रिकेटर तो हैं ही, साथ साथ वो बहुत पढ़े लिखे भी हैं और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री भी हासिल की है। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्होंने इसमें बीटेक किया है। आर आश्विन ने टेस्ट मैच में 500 विकेट भी लिए हैं। ये कितने अच्छे बेहतरीन बॉलर हैं और इन्होंने टेस्ट मैचों में 500 विकेट भी लिए हैं, जो इनके कैरियर में बहुत अहम है। अब चलते हैं कुछ अन्य जानकारी की तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भारत और श्रीलंका ने 20 जून को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। अब अगला पॉइंट है, एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने। उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ, ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। वे उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भाई इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के उप प्रमुख थे, लेकिन अब वो हट गए हैं और उनकी जगह एनएस राजा सुब्रमणी को उप प्रमुख बनाया गया है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया। रूस में ब्रिक गेम्स 2024 का आयोजन हो रहा है। आइए अब बात करते हैं एक और गेम की, कोपा अमेरिका कप की। हाल ही में कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत हुई। जो कोपा कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी जो कोपा अमेरिका कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। अब कुछ और कप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से और कप हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए अगर हम कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। एक रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। आइए अब चलते हैं पंजाब, जहाँ पर पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है युवाओं को जागरूक करने के लिए, नशे से दूर करने के लिए। पंजाब पुलिस का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत की। उन्होंने एक मिशन निश्चय शुरू किया। अब देखते हैं मिशन निश्चय क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिशन निश्चय नाम के इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने 15 से 21 जून तक फाजिल्का ज़िले में के गांवों में जाकर निवासियों से बातचीत की। भाई ये 15 से 21 जून तक फाजिल्का ज़िले में घूमे और वहां पर गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। इसका उद्देश्य है ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए सीमावर्ती गांवों के निवासियों के बीच सामुदायिक भागीदारी की भावना पैदा करना है। ये ड्रग्स को रोकना चाहते हैं इसके लिए, ताकि लोगों की भागीदारी इसमें हो। इस कारण से ये गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि उनकी भागीदारी बनाई जा सके। इस दौरान पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गांव रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का ज़िले में दवाओं के खिलाफ एक सप्ताह की अभियान चलाएगी। फिर पंजाब पुलिस और बीएसएफ और गांव रक्षा समितियां ये सभी मिलके दवाओं के खिलाफ, जो नशीली दवाएं हैं उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। इसके तहत वे भारत पाकिस्तान सीमा के समीप 42 गांवों के निवासियों तक पहुंचेंगे। उनके दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में क्रियाशील सूचना जुटा सकें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी जो न्यूज़ थी वो इसमें आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।